हाय, आज हम करेंगे अपनी क्लास 9 सोशल साइंस एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर। इससे पहले हम अपने दोनों चैप्टर कर चुके हैं, प्लस 5th चैप्टर भी कर सकते हैं। आप जाके वो वीडियोस, नोट्स, एनिमेटेड वीडियोस, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट कर अपना शुरू करते हैं। ये चैप्टर हम करने के बाद ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, प्लस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए रियल लाइफ में भी, और अब आपके पेपर में आते तो भी आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर। ये जो हमारे आसपास एटमोसफियर में दिखाई देता है, इसका कंपोजिशन क्या है। हाउ डू डिफरेंट एटमोस्फेरिक लेयर्स अफेक्ट अर्थ। और जो हमारे एटमोसफियर में अलग अलग लेयर है ना, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या है उनमें, दोनों सबकी अपनी अपनी पॉइंट्स हम देखेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। और जो मॉनसून हमारी बारिश आती है उसमें, और जो नॉर्मल बारिश आती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल बारिश कैसे आती है, मॉनसून कैसे आता है, मॉनसून हम उसको बोलते क्यों हैं, ये सारी चीजें हम पूरा क्लियर कर लेंगे। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। अब हम ये देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो अपना बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं एटमोसफियर होता क्या है। ये एक हमारा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। आप ये सोचो, आप कोई चारों तरफ ब्लैंकेट रख दिया जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। द लेयर ऑफ एयर एक्सटेंडिंग अराउंड द अर्थ, ये आपकी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक तरह से पूरी एटमोसफियर का ब्लैंकेट लगा हुआ है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है हार्मफुल सोलर रेडिएशन, यूवी रेज को, ट्रैप हीट टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस। अगर हमारा एटमोसफियर नहीं होता ना हमारे अर्थ के अराउंड, तो या तो हमारी अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी होती है या बहुत ज्यादा गर्म होती है, पूरे जो हमारा टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखती है। और जो हार्मफुल रेल्स आने लग रही है सन से, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और हमें यहाँ सांस लेने के लिए चीजें मिली, और बाकी चीजें भी जो मिल रही है हमें, सारा का सारा इसी पे डिपेंड है। वाई डजेंट द एयर फ्लोट अवे इनटू स्पेस। तो अब ये क्या है, कह रही है जो सारी की सारी हवा हमारे अर्थ के साथ साथ घूम रही है, ये बाहर क्यों नहीं चली जाती। क्योंकि ये ग्रेविटी से बंधी हुई है। जैसे हम लोग ग्रेविटी से अपने अर्थ पे चिपके हुए हैं, सारी हवा या जो भी चीजें हैं हमारे एटमोसफियर में ग्रेविटी की वजह से यहीं पे चिपकी हुई है। और जैसे जैसे अर्थ मूव करती है, एटमोसफियर भी वहीं की वहीं साथ के साथ मूव होता रहता है। अर्थ मास क्रिएट ए पुलिंग फोर्स दैट होल्ड द एटमोसफियर क्लोज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कंपोजिशन ऑफ द एयर। हमने देख लिया एटमोसफेयर क्या होता है, अराउंड होता है अर्थ के, और वो क्या हेल्प करता है हमारा। सबसे ज्यादा आपकी होती है 78% नाइट्रोजन, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं 21% ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोटीन बिल्डिंग के लिए। ऑक्सीजन हम सांस वगैरह लेते हैं, एनिमल सर्वाइवल के लिए, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आती है हमारी आर्गन, फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करते हैं, एयर ऑल्सो कंटेन क्या क्या, वाटर वेपर भी इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है। बाद में हीलियम, नियोन, ओजोन और ये हाइड्रोजन गैसेज आती है। तब ट्रिक कैसे याद रखोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। नो एसी, मतलब कि हमारे एसी से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एसी को नो बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, पहले नंबर पे एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, फिर ए से आर्गन, फिर सी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे करके हम सारी की सारी अपनी गैस को याद रखें। कई बार आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, उससे कम कौन सी गैस है। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर। सबसे पहले हमारी आती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। आप ये याद कैसे रखोगे, आप ये समझ लो, आप अर्थ के ऊपर रह रहे हो, तो हमारे पास जिस लेयर में हम रह रहे हो वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। तो ये है 0 से 12 किलोमीटर तक। ये प्रॉपर ये लाइन नहीं खींच दी है भगवान ने कि यहाँ पे 12 किलोमीटर हो गया, इसके ऊपर दूसरी लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये हम एवरेज निकाल के रखते हैं। आप इक्वेटर पे जाओगे तो आपको लेंथ जो है जो ज्यादा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ गर्म हवा होती है। पोल्स पे आपको 8 किलोमीटर तक भी इसकी लेंथ देखने को मिल सकती है। तो इसको हम एवरेज निकाल लेते हैं कि हाँ ठीक है, 12 किलोमीटर तक हम मान के चलते। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। याद कैसे रखोगे, ऐसे स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे सेकंड। फिर है मीजोस्फियर, एम से मिडिल, एम से मीजोस्फियर। इनके आप याद रखो, ये 50 किलोमीटर तक, फिर ये 80 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है थर्मो, थर्मो यानी कि हीट है इसमें बहुत ज्यादा। चौथे नंबर पे आता है 80 से 700 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। फिर एक्सोस्फियर सबसे बाहर, एक्सिट, आप एक्सिट मतलब बाहर जाना, यानी कि एक्सोस्फियर एकदम बाहर वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या एक्सोस्फियर में आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या क्या चीजें होती है। एयर इज सुपर थिन होती है, लाइट गैस, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह होती है, और इसके बाद हम स्पेस में चले जाते हैं। थर्मोस्फियर में आइनोस्फियर होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को और एक्सट्रीमली हॉट होती है। मीजोस्फियर में एम से हमने याद रखा था, एम से अब एक और वर्ड याद रखो, मीटियोइड्स, यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, जो आप टूटते हुए तारे देखते हो वहीं पे आके जल जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में आइडियल होता है फ्लाइंग के लिए। अभी देखो हम नीचे ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, वहां पे हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, क्योंकि वहां पे मौसम वगैरह बादल सब कुछ हो रहा है, तो मौसम खराब होता है, आंधी तूफान आ सकता है। उससे ऊपर वाली लेयर जो होती है एकदम प्लेन साफ आसमान होता है, वहां पे हमारा जो एयरप्लेन है वो उड़ता है, और वहीं पे हमारी ओजोन लेयर भी होती है।
अब एक चीज और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आपको कंफ्यूजन होती है कि किस लेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आप सिंपल सी जो अपने ट्रोपोस्फियर से याद करना शुरू करो। हम ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं, आप पहाड़ पे जाते हो तो क्या होता है, मौसम ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। फिर आप ये याद हो गया, ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर इससे जो अगली लेयर आएगी उसमें ज्यादा, अपोजिट, कम ज्यादा, ऐसे बारी बारी से होता रहता है। अगर एक लेयर में कम हो रहा है तो अगली में ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर एक चीज और देखो, ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक जो गैप होता है वो होता है ट्रोपोपोज। ऐसे इसके बाद जो गैप होगा वो स्ट्रेटोपोज। ऐसे हर लेयर के बाद एक गैप होता है जिसको हम ऐसे नाम रख लेंगे लेयर का और पीछे पोज लगा देंगे। फिर देखो द मैजिक ऑफ अरोराज। ये क्या होती है, आप नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे घूम जाओगे ना, आपको ऐसे सुंदर सी लाइटें दिखाई देंगी। ये सोलर विंड पार्टिकल होते हैं, ये हिट करते हैं गैस को थर्मोस्फियर में, इससे हमें क्रिएटिंग लाइटें देखने को मिलती है। नॉर्थ में हम इसको अरोरा बोरेलिस बोल देते हैं, साउथ में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस बोल देते हैं। इनका जो नाम रखा गया है वो रोमन गोडेस के ऊपर रखा गया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, वाई आरंट वी क्रश्ड बाय एयर, कि हम एयर के नीचे दब क्यों नहीं जाते। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कितनी सारी एयर है, इतने किलोमीटर तक ऊपर, क्योंकि जो हमारी एयर चारों तरफ से प्रेशर लगा रही है ना, हमारी बॉडी भी उतना ही बाहर प्रेशर लगा रही है, तो ये दोनों का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो आपने ये याद रखना है, काउंटर प्रेशर लगा रही होती है। फिर हम देखते हैं वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। जब हम डेली की बात करते हैं ना कि आज का मौसम कैसा है, तो हम उसको बोल देंगे वेदर। और मैं ये कहूंगी इस एरिया का, मान लो मैं राजस्थान में रहती हूँ, मैं कहूंगी आज तो बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा मौसम, तो उसको मैं वेदर बोलूंगी। मैं कहूंगी कि यहाँ का तो मौसम गर्म है, तो यानी कि हम क्या बात करें, क्लाइमेट की, यानी कि है तो वहां गर्म मौसम राजस्थान में, लेकिन आज ठंडा हो रहा है। तो जब हम एक लार्ज टाइम पे बात करते हैं तो क्लाइमेट हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, ये जल्दी चेंज हो जाता है। ये 30 साल से एवरेज का हम बहुत ज्यादा नाप के रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सनी है, रेनिंग है, ट्रॉपिकल मानसून है, क्लाइमेट है। इम्पैक्ट अफेक्ट करता है डेली मूड के, प्लान के, वियरिंग और रेन कोट वगैरह पे। क्लाइमेट का इम्पैक्ट क्या होता है, डिटेक्ट एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इकोसिस्टम। ये डिपेंड करेगा, जैसे हम, मैं राजस्थान में रह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि राजस्थान कैसे क्लाइमेट है, वो डिपेंड करेगा कि मैं वहां पे क्या एग्रीकल्चर कर रही हूँ, कैसे मैं घर बना रही हूँ, ये सारी चीजें आप देखोगे। फिर हम एटमॉस्फेयर के सारे के करके जितने भी एलिमेंट है वो देख लेंगे। पहला एलिमेंट है हमारा टेम्परेचर और इंसोलेशन, मतलब कि सन से हमारे पास हीट आ रही है। तो देखो इंसोलेशन की डेफिनेशन, इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, की जितने भी हमारे पास हीट हम ले रहे हैं ना सन से, वो है इंसोलेशन। तो देखो हम जोन वाइज देख लेते, सबसे ज्यादा हीट हमारी आती है इक्वेटर पे, हम इसको बोल देते हैं टोरिड जोन। इक्वेटर डायरेक्ट रेज मैक्सिमम हीट होती है, फिर टेम्परेट, फिर फ्रीज, यानी कि एकदम पोल्स में। टेम्परेचर डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अब ये कई बार बच्चों को समझने में इशू होता है कि ये रेस अगर टेढ़ी हो गई है तो कैसे यहाँ पे गर्मी कम पड़ेगी। आप सिंपल सी बात है, आप ये समझ के रखो, ये मेरी अर्थ की लेयर थी, मैंने सिंपल एक टॉर्च की लाइट ऐसे डाली है, तो देखो ये इतने 1 सेंटीमीटर का आप ये समझ लो एरिया कवर कर रही है। अब मैं इसको अगर टेढ़ा करके डालूंगी टॉर्च को ना, लाइट डाल के देखना, तो ये 2 सेंटीमीटर कवर कर रही है। सिंपल सी बात है, आप एक तो एक बच्चे को चीज दे रहे हो, एक लड्डू दे रहे हो, और एक 2 बच्चों को आधा आधा लड्डू दे रहे हो, किसका मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो एरिया इक्वेटर पे ज्यादा कवर नहीं कर रही थी और ये यहाँ पे ज्यादा एरिया कवर कर रही, तो यहाँ पे हीट अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है। तो आप ऐसे याद रखो। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, यह एलिमेंट हमारा सेकंड और थर्ड क्या आता है, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। तो आपने टर्म याद रखनी है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा पानी गर्म होता है भाप से, ये वाटर ऊपर वेपर बन के चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। फिर ये ह्यूमिडिटी, मतलब कि जो अमाउंट जो पानी था वो ऐसे एटमोस्फेयर में हमें मिल रहा है, वाटर वेपर इन द एयर, वो ह्यूमिडिटी हो गई। फिर ये सारा का सारा जो मॉइस्चर था हवा में वो सारा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम सैचुरेशन कंडेंसेशन बोलते हैं। ये सारा फूल होके वेपर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ये क्लाउड बन जाता है, और नीचे जब बारिश होती है हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। बारिश जो है प्रेसिपिटेशन का टाइप है, इसमें हम और क्या क्या टाइप आ जाएंगे, रेन है, ड्रिजल है, स्नो है, स्लीट है, हेल है। फिर हम देखते हैं एयर प्रेशर और विंड, इसका फोर्थ एलिमेंट, हवा कैसे चलती है। अब देखो कोई भी एक एरिया था, आप अपने आसपास का एरिया देखो, वो गर्म होता है, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी आपने गैस में रसोई में देखो गर्म करते हो तो भाप बन के ऊपर जाता है। कोई भी एरिया था वहां पे सनरेज पड़ी थी, गर्म हुई, भाप, उसकी जो हवा थी वो भाप बन के ऊपर उड़ गई, ठीक है, ये गर्म हुई ऊपर गई। फिर ये गर्म होके यूं तो है नहीं बाहर निकल जाएगी स्पेस में, कहाँ जाएगी, जिस साइड लो प्रेशर है, ठंडा इलाका होगा ना ये, वहां पे जहाँ पे, या फिर उसको खाली जगह मिल जाएगा, तो ये इधर साइड में चली जाएगी जहाँ पे लो टेम्परेचर है, ये ठंडी होगी और फिर नीचे जहाँ खाली जगह थी वहां जाएगी। देखो यहाँ पे हवा नहीं है, खाली है, तो यहाँ की जो हाई प्रेशर की हवा थी ना, ये इधर चल के आ गई है,
यहाँ पे खाली जगह हुई तो ये यहाँ पे एक दूसरे की खाली जगह में ये जाती जा रही है। और मेन उठने का रीजन क्या था कि वो गर्म हुई और ऊपर चली गई। तो यहाँ से अब जब हवा इधर जाएगी ना और आप जमीन पे खड़े हो ऐसे, तो आपको हवा ऐसे फील होगी कि हाँ हवा चल रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। आपने ये क्या याद रखना है कि एयर हमेशा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में चलती है। लो प्रेशर यानी कि वहां पे क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि वहां पे गर्मी थी, हीट थी, वो हवा ऊपर चली गई, तो वहां पे लो यानी कि कम चीजें बच गई, कम प्रेशर है, एयर प्रेशर कम एयर है वहां पे। फिर हम देखते हैं लोकल विंड्स इन एक्शन, सी वर्सेस लैंड ब्रिज। अब ये जो लोकल एरिया पे जो हवाएं चलती है वो हम देखते हैं क्यों चलते हैं। मैं आपको पहाड़ का और एग्जाम्पल देखती हूँ। अब जैसे आप पहाड़ में रहते हो, ये नीचे वैली है, सिंपल सी, जैसे ये आपकी सी ब्रिज दिखा रखी है, ऐसे ही माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज चलती है। मतलब कि दिन में ये ऐसे ऊपर हवा जाएगी, और मैं यहाँ पे भी माउंटेन बना देती हूँ, यहाँ हवा ऐसे नीचे जाएगी, माउंटेन से नीचे की तरफ। आप ये एग्जांपल से याद रखो, मतलब कोई एक आदमी था, नीचे रहता है, वो दिन में काम करने के लिए ऊपर माउंटेन में गया है, और फिर रात में वो काम करके अपने घर वापस आ गया। सेम ऐसे ब्रिज पे भी ये चीजें होती है। आप क्यों होता है ये रीजन, जो मैंने ट्रिक बता दिया आपको। सिंपल सी बात है, लैंड एरिया था या फिर ये माउंटेन एरिया था, ये ऊपर था, ये ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इनकी जो हवा है भाप बन के ऊपर उड़ जाती है, तो अब नीचे जगह रह गई, तो जो नीचे वाली हवा थी ठंडी, वो आके स्पेस को कवर कर लेगी। तो हमें क्या है, दिन में कैसे हवा फील होती है इधर आते हुए, और रात में कैसे हवा होती है ऐसे आते हुए। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप दिन में ऐसे इधर खड़े हुए, आपका सी की तरफ मुंह है, तो आपको किधर से हवा आती हुई दिखाई देगी या फिर महसूस होगी। तो आपने याद रखना, सी ब्रिज किस डायरेक्शन से आ रही है, वो ठंडी होती है, किसमें मॉइस्चर होता है, किसमें मॉइस्चर नहीं होता है। अब हम विंड स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, जो 0 से 1 किलोमीटर मतलब बिल्कुल हवाई चल ही नहीं रही, उसको हम काल्म बोल देते हैं। जैसे कि आपकी स्मोक राइज हो रही है वर्टिकल, इसमें कोई भी लीफ का मूवमेंट नहीं हो रहा है। लाइट ब्रिज हल्के हल्के आपको पत्ते हिलते हुए दिखाई देंगे, 611 किलोमीटर इसकी होती है। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रिज हल्के से आपको तेज हवा, जैसे कि 39 से 49 किलोमीटर की स्पीड होती है, आपको तेज तेज पेड़ हिलते हुए इसमें दिखाई देंगे। फिर स्टॉर्म 103 से 117 किलोमीटर तक ये चलता है। आपके मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा, पेड़ वगैरह टूट जाएंगे, इतना तेज हो जाता है, यहाँ पे डैमेज हो जाता है बिल्डिंग का भी। फिर हम देखते हैं सीजन ऑफ द इंडिया, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट अपने इंडिया में। तो सबसे पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हमारा क्या होता है, पोस्ट मानसून यानी कि रिट्रीटिंग मौसम। मानसून एक टाइम पे हमारा जुलाई में आता है, फिर हमारा अक्टूबर में वापस जाने लगता है। इस टाइम पे स्काई क्लियर होती है और हैवी रेन होती है साउथ में। कि साउथ में रेन क्यों होती है मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे ये मेरा इंडिया है, नीचे का पार्ट बता रही हूँ, ये आपके वेस्टर्न घाट है। तो मानसून की हवा इधर से ओशन से ऊपर की तरफ जाती है। देखो माउंटेन से टकरा के इस साइड तो बारिश हो गई जब ये गया, लेकिन इसके माउंटेन के दूसरे साइड जो है, ये माउंटेन था, इसके दूसरे साइड यहाँ पे ये बारिश नहीं हुई। जब ऊपर से हवा वापस आएगी ना, तब इस साइड में बारिश होगी। तो आते टाइम यहाँ बारिश हो रही। फिर विंटर दिसंबर से हमारा अर्ली अप्रैल तक होता है, ये ठंडा मौसम होता है, टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होता है। फिर हमारा समर आता है, यहाँ पे समर में हॉटेस्ट होता है, मई जून में इसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाता है। मानसून आप देखोगे जून से सितंबर तक ये पूरी के पूरे कंट्री को एज ए बारिश कंप्लीट कवर कर देता है। अब याद रखो एंशिएंट विजडम, यानी कि पहले के टाइम पे हमने कौन से 6 मौसम बनाए हुए थे एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र के बेस पे। वसंत यानी कि स्प्रिंग, ग्रीष्म समर, वर्षा मानसून, शरद अर्ली ऑटम, हेमंत लेट ऑटम, शिशिर विंटर। ये सर्दी गर्मी तो ये है एक, आप वसंत यानी कि जिसमें, और एक पतझड़ जिसमें एक तो नए पत्ते आते हैं और एक नए पत्ते, जो पुराने पत्ते वो झड़ते हैं। ये हम मौसम याद कर लेते हैं और 2 एक्स्ट्रा। फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द मानसून, मानसून है क्या। डेफिनेशन देखो, इज सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, द वर्ड कम फ्रॉम द अरेबिक मौसम, सीजन से। आप ये मैप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में ये जो लैंड एरिया था हमारा गर्म हो गया, इससे हवा ऊपर भाप बन के जाइए, हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे अब जगह खाली हो गई, हवा ऊपर चली गई है, तो ये जो यहाँ ओशन की हवा थी ना, यहाँ जाएगी चल के, तो ये धीरे धीरे चलती जाती है पूरा, और अपने साथ ओशन से पानी मॉइस्चर लेके जा रही है, तो ये बारिश करती हुई चलेगी। अब हमें क्या देखते हैं कि अरब से क्यों आया, अरब वाले लोगों ने क्यों पता लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे अरब की कंट्रीज है, ये लोग ट्रेड करने आते थे हमारे इंडिया में, यहाँ से यहाँ। अब सिंपल सी बात है, जब हवा अगर इधर से इधर चल रही है और ये लोग भी इधर आ रहे, तो इनकी नाव चलाने में ईजी होगी। लेकिन अगर ये ऐसे मौसम पे आ रहे कि हवा इधर चल रही है और ये इधर से आ रहे, तो इनको हवा नाव चलाने में मुश्किल होगी। तो इन लोगों ने पूरी स्टडी करी थी कि हमें किस टाइम पे आना फायदेमंद रहेगा और किस टाइम हम इंडिया से वापिस जाएंगे, कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही होगी। एंशिएंट टेक्स्ट जो जैसे बुक कृषि प्रसारा है, ब्रिल संहिता है, ये हमें फार्मर को बताती है कि कैसे आप मौसम स्काई को देख के, नक्षत्र को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कैसी बारिश होने वाली है। जो पोयम है कालिदास ने लिखी थी,
उसमें मॉनसून के बारे में बताया गया है। 5th सेंचुरी में उन्होंने पोएम लिखी थी मेघदूतम, उसमें पूरा का पूरा इस चीज के बारे में बताया, यानी कि उन लोगों को ये सारी चीजें पता थी मॉनसून वगैरह के बारे में। फिर हम देखते थे मॉनसून मैकेनिज्म, हम मैंने बताया जैसे लो प्रेशर एरिया यहाँ पे लैंड पे क्रिएट हो गया, गर्मियां हुई थी क्योंकि ये एरिया लैंड गर्म हो गया, तो जो ठंडी हवाएं थी ओशन से वो यहाँ बीच में आई और उन्होंने बारिश कर दी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। ऐसे ही जब विंटर में जब ये हवाएं अब वापिस जाएंगी, आइए अब वापिस तो जाएंगी, जब देखो सन पहले था यहाँ ऊपर, अब सन नीचे चला गया, यहाँ गर्म एरिया हो रहा है, तो अब ये इधर की तरफ जाने लग जाएंगी वापिस, तो आपने ये याद रखना है। प्लस इन वाली रेंज से देखो ये पहाड़ था, मैंने बताया था आते टाइम यहाँ पे बारिश हुई है, अब ये जाते टाइम पहाड़ के इस साइड ये बारिश करके जाती है। लाइफ अंडर द मॉनसून, हमारे मॉनसून से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि पहले तो चलो आप आर्टिफिशियल हम पानी दे देते, पंप वगैरह बना रखे, लेकिन पहले और अब भी बहुत डिपेंड हम, अगर अच्छा मॉनसून बारिश नहीं होती तो हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होती, उससे हमारा जो है महंगाई बढ़ जाती है, क्रॉप पे ही और सारी जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड कर रही है, ट्रांसपोर्ट वगैरह खराब हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो आप बेशक एग्रीकल्चर नहीं करो, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है मॉनसून अगर अच्छा हुआ है खराब हुआ है। देखो क्या है, जो नेशनल मॉनसून मिशन बनाया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया है। ये क्या करता है, पूरा का पूरा हाईली एक्यूरेट और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करता है, बताता है कि कैसा मौसम होने वाला है, इस बार मॉनसून कैसा आएगा, बारिश कैसी होगी, सारी चीजें बताता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान बना सकें। फिर द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या इशू हो रहे हैं। आपने अपनी मम्मी पापा को ना बात करते हुए सुना होगा कि हमारे टाइम पे मौसम ऐसा होता था, ऐसे बारिश आती थी, ऐसे सर्दी होती थी, अब लेकिन ये चीजें होने लगी है। तो ये जो क्लाइमेट है वो चेंज क्यों हो रहा है और उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है वो हम इसमें देखते हैं। डेफिनेशन देखो, लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न, जो चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर में, वेदर में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। पहला स्टेप क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे हम जो बहुत ज्यादा फोसिल फ्यूल्स जला रहे, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से। आप ये पढ़ तो लेते हो, रट लेते हो, लेकिन समझो, आपने देखो एक शहर था मान लो, पहले जनरली, अभी हमने क्या मेथड पढ़ा कि बारिश कैसे होगी, सन से हीट हुआ एरिया, ऊपर हवा गई और वो फिर पूरा घूम के मॉइस्चर बनाएगी। अब हमने क्या करते हैं, नेचुरल जो प्रोसेस था उसमें हमने इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगा दी, एक तो सन सूरज गर्म करा था एरिया को, अब जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसने भी एरिया को गर्म कर दिया है, तो अगर ये देर में बारिश होती तो अब जल्दी बारिश हो जाएगी। तो उन्होंने, हमने जो ये चीजें करी ना, पेड़ काट दिए, इंडस्ट्रीज लगा दिए, पूरा का पूरा सिस्टम जो हमने खराब कर दिया, बारिश होने का नहीं होने का। फिर एक ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है, हम क्या करते हैं, जो CO2 मीथेन और जो जितनी भी गैसें छोड़ रही है, ये क्या करती है, एटमोस्फेयर में जाके जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देगी, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगी, एटमोस्फेयर को गर्म बनाती है। फिर हम देखते हैं ग्लोबल इंपैक्ट, इन सब चीजों से जो हमने देखा कि एटमोस्फेयर हमारा गर्म हो रहा है, उससे हो क्या रहा है, ग्लेशियर्स जो हमारे माउंटेन के ऊपर बर्फ जमी हुई है वो सारी गर्म हो जाएगा, हमारे एटमोस्फेयर तो पिघलेगी, और अब ये बर्फ पिघल के आएगी कहाँ, समुद्र में, ओशन में, तो हमारा सी लेवल राइज हो जाएगा, और फिर इससे क्या, बहुत ज्यादा फ्लड्स, ड्रोट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हैं व्हाट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, जो आप कुछ भी अपने डेली लाइफ में, जैसे कि आज मैंने कुछ भी काम करा है, उससे मेरा नेचर पे क्या नुकसान मैं कर रही हूँ, कार्बन कितना छोड़ रही हूँ। जैसे मैंने आज कितना गाड़ी यूज करी, पोल्यूशन कर दिया, तो यानी कि मैंने इतना, मेरी 1 किलोमीटर गाड़ी चलने से मान लो इतना कार्बन मैं रिलीज कर रही थी, तो मैंने कितना कार्बन रिलीज कर दिया, ये सारी चीजें। प्लस मैं कुछ और चीजें कर रही हूँ, जैसे कि अपने किचन में मैंने कुकिंग गैस यूज करी, उससे भी मैं कार्बन वेस्ट कर रही हूँ। तो ये सारा जब चीजें हम यूज करते हैं, देखते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना या एक महीने में कितना कार्बन का वेस्ट कर रहा है, हमारे एटमोस्फेयर को खराब कर रहे हैं। तो ये होता है द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज बाय आवर डेली एक्टिविटीज। अब मैं इसको कम कैसे कर सकती हूँ, देखो हम कम क्या करेंगे, लो इम्पैक्ट कर लिए, वॉक करके जाएंगे, कहीं साइकिल से जाएंगे, एकदम जो कम जगह हमें जाना है। इम्पैक्ट क्या होगा, जो फ्लाइंग जो डेली जा रहे हैं ना, सोलो कार वगैरह से, वो हमने कम करना है, कि हम ये नहीं घर में 2 लोग हैं, दोनों एक एक कार से जा रहे हैं, तो हम दोनों शेयर करके एक साथ जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने जब यूज नहीं कर रहे हो तो कम यूज, उसको बंद कर दो स्विच वगैरह को। सोचा आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी तो कार्बन आपका एक तरह से पोल्यूशन वगैरह चीजें हो रही है। वाटर और वेस्ट, आप ज्यादा बाल्टियां भर भर के वेस्ट करते हो रिसाइकलिंग में, तो नल ऐसे खुले छोड़ देते हो। इन चीजों को हम कम करके अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम कर सकते हैं। तो आपको क्या एक्शन करना है कि आप कम से कम इन सारे जितने भी चीजें हैं, और आप खुद सोचो और क्या क्या हम चीजें डेली के लाइफ में कर रहे हैं जिससे हम अपना कार्बन को रिलीज कर रहे हैं एटमोस्फेयर में। कोई भी 2 अपनी आदत को छोड़ो, कि आप, मैं पंखा फालतू में नहीं चला के छोड़ूंगी, नल को, पानी को नहीं वेस्ट करूंगी, ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जो कम कर सकते हैं।
फिर हम देखते हैं केस स्टडी पंजाब फ्लड 2025 में जो अभी हमारे फ्लड आए थे। तो ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसी का ही रीजन है। ये देखो हम स्टोरी एक बार देख लेते हैं। कहा थे सतलुज, ब्यास, रावी, घाघर रिवर जो है इनमें बहुत ज्यादा पानी आ गया था और इससे पूरे इश्यू क्रिएट हो गए थे, सबके घर खराब हो गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। क्या रीजन हो सकता है? नेचुरल कोज की बहुत ज्यादा मानसून आया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी उससे भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ गया था और जो हैवी रेन्स थी ना उससे हिमाचल जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा पानी नीचे पंजाब में बह के आ गया था। इंसानों का इसमें क्या हाथ है? देखो सिंपल सी बात है, किसी एक रास्ते में जब नदी बह के आते हैं तो अपने साथ वो मिट्टी लेके आते हैं, वो हर बार ऐसे जमाती चली जाएगी। तो हमारा काम क्या होता है, हम उसका जो मिट्टी नदी का आने का रास्ता था ना उसको ऐसे खुदाई करके साफ करते रहे और जो एम्बैरिकमेंट वगैरह उसको खाली करते रहे, वो हम नहीं करते। प्लस हमने जो ऐसे डैम वगैरह बना रखे वो वीक बना रखे, वो टूट जाते हैं ये। और जो लोग है वो क्या करते हैं, जहां रिवर आने का रास्ता होता है ना वहीं पे अपने घर, जहां फॉरेस्ट का एरिया वहां पे अपना घर बनाते जा रहे हैं। मतलब सारे का सारा जो नेचर की जगह उसको लेते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। प्लस जो हमें वार्निंग दी जा रही है, या फिर लोग, या तो वार्निंग आएगी नहीं कि हाँ मौसम खराब होने वाला है, या फिर लोग सीरियस नहीं लेते हैं। फिर हम देखते हैं आफ्टर मैथ एंड लेसन लर्न। ये जो हमारा नुकसान हो रहा है, फ्लड वगैरह आ रहे हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं और क्या आगे अपना फायदा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया कि मेरे को नंबर पूरे लेके आना है। आपने ये सीखना है कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला, मैं अपनी लाइफ में चेंज कर पाऊं, वो होता है असली पढ़ाई का मतलब। अब आप इस चैप्टर को पढ़ के क्या समझ सकते हो? देखो, मास डिस्प्लेसमेंट, 1000 पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा फ्लड की वजह से। एग्रीकल्चर पूरा खराब हो गया, लाइफ स्टॉक यानी कि जो जानवर थे उनको भी तो नुकसान हुआ ना। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो गई लोगों की। तो क्या कह रहा है, वेदर विल ऑलवेज बी ए पावरफुल फोर्स। मौसम एक बहुत पावरफुल चीज होती है। जैसे कि पंजाब फ्लड ने हमें दिखाया कि ह्यूमन के जो एक्शन होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि ज्यादा होंगे या कम होंगे, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बनाए, क्लीन रखे रिवर को, पोल्यूशन से भर नहीं दे उसको, और क्लियर अगर वार्निंग आ रही है सिस्टम की तो उसको हम प्रॉपर मेंटेन करके रखे अच्छे से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।